अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर जनरल नॉलेज के बारे में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन कि 12 जुलाई 2021 को किस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने उस मुल्क की गवर्नमेंट को रिस्टोर किया था। दोस्तों ये वाक़या है हमारे एशियन कंट्री नेपाल का। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2021 को रिमूव किए जाने वाले प्राइम मिनिस्टर को दोबारा से रिस्टोर करने के ऑर्डर जारी किए थे, जिस पर शेर बहादुर द्यूबा जो थे प्राइम मिनिस्टर, उन्हें रिस्टोर कर दिया गया। ठीक है, इन्हें रिस्टोर जब किया गया तो इनसे ओथ लिया गया। प्रेसिडेंट जो विद्या देवी भंडारी हैं, उन्होंने शेर बहादुर द्यूबा से ओथ लिया और विद इन 48 आवर्स इन्हें एज अ फिफ्थ टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ये तो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। करंट प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो करंट प्रेसिडेंट आप याद रखिएगा, नेपाल के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो शेर बहादुर द्यूबा नहीं है। करंट प्रेसिडेंट जो हैं वो नेपाल के, का नाम पुष्पा कमाल दाहाल है, जो कि 25 दिसंबर 2022 से प्रेसिडेंसी संभाले हुए हैं। तो ये था नेपाल के बारे में, जिसमें आपने ये भी क्वेश्चन भी याद रखना है कि किस मुल्क की गवर्नमेंट ने रिस्टोर किया था गवर्नमेंट को। और दूसरा आप याद रखिएगा कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, पुष्पा पुष्पा कमाल है, और कब से, 25 दिसंबर 2022 से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। तो करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क अगर आपको लग रहा है कि एस्ला रोवन वीराकून है, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। ये करंट सेक्रेटरी जनरल, मौजूदा सेक्रेटरी जनरल नहीं है। क्यों? चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि सार्क क्या है। सार्क कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन को। ठीक है, और इसकी अगर फाउंड डेट पूछी जाए तो याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985 में सार्क को फाउंड किया गया था। इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं दोस्तों। ठीक है, 8 ही मेंबर्स हैं और 8 दिसंबर, ये ठीक है, ये चीज़ कॉमन है इसमें। 8 दिसंबर को ही फाउंड किया गया और 8 ही मेंबर हैं इसमें। तो 8 दिसंबर 1985 को फाउंड हुई और इसमें 8 मेंबर्स हैं। अगर मेंबर्स की बात की जाए तो उसमें भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ठीक है, ये आपके सार्क के मेंबर्स हैं। इनमें से दोस्तों याद रखिएगा कि भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल जो हैं, ठीक है, मैं इन्हें सर्कल कर देता हूँ। भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल, दोस्तों ये जो कंट्रीज़ हैं ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। मैं एल सी लिख रहा हूँ लैंड लॉक्ड के लिए। ठीक है, ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, यानी इन्हें समुंदर नहीं लगता। और सार्क कंट्रीज़ में से दो कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे आइलैंड हैं। ठीक है, इनमें से एक आपका ये श्रीलंका है, श्रीलंका और मालदीव्स आपको पता है। ठीक है, ये दो कंट्रीज़ हमारे सार्क कंट्रीज़ में से आइलैंड हैं, और ये जो मैंने वाइट सर्कल किए हैं, रेक्टेंगल किए हैं, ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। इनमें दोस्तों आपने याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि लास्ट कंट्री जो है, अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ममालिक था, कौन सा मुल्क था जिसने सबसे आखिर पे सार्क को ज्वाइन किया था। तो सबसे आखिर पर ज्वाइन करने वाला कंट्री अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, वो याद रखिएगा, वो अफ़गानिस्तान था, जिसने 2007 में 8वें मेंबर के तौर पर को ज्वाइन किया था। ठीक है, 2007 में। अच्छा, इसके बाद इसका मोटो अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, सार्क का जो मोटो था, मोटो ये था, डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी जो 8 ममालिक हैं इनके दरमियान पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए इन्हें सार्क को फाउंड किया गया था। ठीक है, बाहमी ताउन बढ़ाया जाएगा पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो ये इसका मोटो था। अच्छा, अब बात करते हैं जी एस्ला रोवन वीराखून, जो कि के अब सेक्रेटरी जनरल नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं, अब ये नहीं है, ये अब एक्स हो चुके हैं। तो ये तो चलो हो गए एक्स। तो इसके मौजूदा अगर पूछा जाए आपसे तो कौन है? आपको लग रहा होगा कि सार्क के सेक्रेटरी जनरल एस्ला रोवन, लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे तो एस्ला रोवन वीराकून ही आ रहा है अभी तक। लेकिन याद रखिए कि इनका जो टेन्योर था वो
3 साल का था, जो कि 2020 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1 मार्च 2020 में इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ, जो कि 3 साल के लिए टेन्योर होता है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल जो होता है सार्क का, उसका टेन्योर अगर पूछा जाए तो 3 ईयर्स का होता है। तो इनका 3 साल का जो टेन्योर था दोस्तों, वो एंड हो चुका है। तो अब अगर मौजूदा अगर आपसे पूछा जाए न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क कौन है, तो दोस्तों न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क जो हैं वो गुलाम सरवर हैं, ठीक है। गुलाम सरवर न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क हैं। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये कौन से कंट्री से हैं दोस्तों। ये बंगाली हैं, ठीक है, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों। वैसे तो इस दफ़ा अगर बारी की बात की जाए, तो क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली सेक्रेटरी जनरल को चुना जाता है सार्क के लिए, तो इस दफ़ा वैसे बारी तो अफ़गानिस्तान की थी, लेकिन चूँकि सार्क के जो बाकी 7 कंट्रीज़ थे अफ़गानिस्तान को छोड़ के, बाकी 7 कंट्रीज़ अभी तक तालिबान की गवर्नमेंट को सार्क में एज़ अ पार्टिसिपेंट तस्लीम नहीं कर रहे थे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस वजह से बांग्लादेश को ये दिया गया। और बांग्लादेश का जो नया है वो सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट हुआ है, गुलाम सरवर। अच्छा, यहाँ पे अगर बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान की भी बात कर ली जाए। तो दोस्तों पाकिस्तान की अगर बात करूँ मैं, तो पाकिस्तान अब तक 2 दफ़ा पाकिस्तान इस ऑफ़िस को अज़्यूम कर चुका है, 2 टाइम्स। एक दफ़ा 90s में, ठीक है, पास्ट में अगर बात की जाए तो 90s में पाकिस्तान ने ऑफिस अज्यूम किया सार्क के जनरल सेक्रेटरी का, और सेकंड टाइम 2017 में अज्यूम किया। 90s में अगर बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क जो थे वो नईमुल हसन थे, ठीक है। नईमुल हसन हमारे तरफ से पाकिस्तान के पहले सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के। और अगर 2017 की बात की जाए तो दोस्तों 2017 में अमजद हुसैन अमजद हुसैन सियाल जो थे, ये 2017 में सार्क के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। और 90s में नईमुल हसन पाकिस्तान की तरफ से पहले सेक्रेटरी जनरल थे। ये दोनों पाकिस्तानी सेक्रेटरी जनरल के प्राइज़ को निभा चुके हैं अब तक के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा सवाल है, सबसे पहले उर्दू ज़ुबान को सूफियाना ख़यालात से किसने आशना किया। दोस्तों याद रखिएगा, उर्दू ज़ुबान, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। उर्दू ज़ुबान को सबसे पहले सूफियाना ख़यालात से किसने आशना किया। तो उर्दू ज़ुबान में सूफियाना ख़यालात, यहाँ पे शायरी भी आपने लिखना था, ठीक है। उर्दू ज़ुबान की शायरी में सूफियाना ख़यालात को सबसे पहले किसने आशना किया, इस तरह से ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया। तो उर्दू ज़ुबान की शायरी में सबसे पहले सूफियाना ख़यालात को आशना किया या सूफियाना ख़यालात को मुतारिफ़ करवाने वाले जो थे वो मीर दर्द थे, ठीक है। मीर दर्द उर्दू ज़ुबान में सबसे पहले सूफियाना ख़यालात को आशना इन्होंने करवाया। इनके बारे में मौलाना अब्दुल सलाम नदवी ने लिखा अपने शेरुल हिंद में कि जिस ज़माने में उर्दू में शायरी हुई तो ख्वाजा मीर दर्द ने सबसे पहले उर्दू ज़ुबान को सूफियाना ख़यालात से आशना किया था। दोस्तों याद रखिएगा, अज़मतुल्लाह ख़ान ने अपने एक मज़मून में दर्द को सूफियाना शायरी के बावा आदम भी लिखा है। अगर ये भी पूछा जाए कि सूफियाना ख़यालात से सबसे पहले किसने आशना किया, तो भी मीर दर्द ने। और अगर सूफियाना शायरी का बावा आदम अगर पूछ लिया जाए, तो बावा आदम भी हमारे मीर दर्द ही हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने मीर दर्द के हवाले से याद रखनी है, और ये पास्ट पेपर में दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरस बुखारी का असल नाम। तो दोस्तों पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह था। पतरस बुखारी का असल नाम जो था वो सैयद अहमद शाह था, ठीक है। और पतरस बुखारी को अगर पूछ लिया जाए इनकी वजह शोहरत, तो वजह शोहरत मज़ाह नगारी की वजह से आप मशहूर हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इनका एक ज़िया खाका लाहौर का जोग्राफिया, ठीक है।
तो पतरस बुखारी असल नेम सैयद अहमद शाह, अपनी मज़ाह निगारी के लिए ये क्या हैं, ये मशहूर हैं, जाने जाते हैं। लाहौर का जोग्राफिया इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन विच, आपने डेट लिखनी है। जब ऑन लिखा है तो इसका मतलब आपने डेट लिखनी है। इन लिखा हो तो इट मीन्स कि आपने ईयर लिखना है। तो यूनाइटेड नेशंस जो है इसको कब फाउंड किया गया, कौन सी तारीख को फाउंड किया गया? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड की गई। हुआ क्या था कि वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुई तो वर्ल्ड वार के अख्ताम पर दुनिया में ख्यालात फैल गए कि प्रिवेल कर गए कि देखो हमें दुनिया में अमन रखना है, पीस रखनी है, सलामती रखनी है। तो इस वजह से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया गया जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस रखा गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएन भी कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का क़याम कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। ठीक है। दूसरा आपने याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस का क़याम किसके बाद हुआ, किस इवेंट के बाद हुआ? अगर यूँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद यूनाइटेड नेशंस का क़याम होता है। यूनाइटेड नेशंस का क़याम तो ठीक है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद होता है। ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड वार जो थी ये हुई कब थी, दोस्तों इसको आपने याद रखना है कि वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट होती है और ये चलती है कब तक? ये चलती है 2 सितंबर 1945 तक। ये वर्ल्ड वार का दुरानिया है जिसको आपने याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपने याद ये भी रख लेना है कि वर्ल्ड वार में कंट्रीज़ कितने थे? तो तकरीबन 50 ममालिक ने, ठीक है, इस जंग में शिरकत की थी। 50 कंट्रीज़ इस जंग में इंक्लूड थे, शामिल थे। हिटलर के हमले के बाद ये जंग शुरू हो गई थी और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 51 कंट्रीज़ थे। 51 कंट्रीज़ ने ये स्टेप लिया कि हमें कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए ताकि जंगों से मज़ीद बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर बाज़ दफ़ा ये पूछ लिया जाए कि यूनाइटेड नेशंस का मोटो क्या है? दोस्तों याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस का अगर मोटो आपसे पूछा जाता है तो यूनाइटेड नेशंस का मोटो है इट इज़ योर वर्ल्ड। ठीक है, इट इज़ योर वर्ल्ड, ये यूनाइटेड नेशन का मोटो है, इट इज़ योर वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन का सबसे जो बड़ा इसका है, अ, इसका जो सेगमेंट है उसको हम जनरल असेंबली कहते हैं। ठीक है, जनरल असेंबली। और इसका हर साल जनरल असेंबली का हर साल सितंबर में इजलास होता है। ये भी बाद दफ़ा पेपर में पूछ लिया जाता है कि जनरल असेंबली का सालाना इजलास कौन से महीने में होता है? तो सितंबर में जनरल असेंबली का सालाना इजलास होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तजाहिल आरफाना से क्या मुराद है? दोस्तों जानबूझकर बाज़ दफ़ा हम क्या कर रहे होते हैं, अनजान बन रहे होते हैं कि मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं है। ठीक है, तो जानबूझकर अनजान बनने को तजाहिल आरफाना कहते हैं। इसके बाद मद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। दोस्तों ये शेर किसका है? तो बर्क लखनवी का ये शेर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HIV आइडेंटिफाइड इन, दोस्तों HIV आइडेंटिफाई कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 1983 में HIV आइडेंटिफाई होती है, तो इसको डिस्कवर किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी याद रख लें कि HIV कहते किसे हैं? दोस्तों अगर ये पूछ लिया जाए कि HIV इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, तो याद रखिएगा HIV हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस को शॉर्ट फॉर्म में हम HIV कहते हैं। तो अगर इसके फाउंडर के बारे में पूछ ले कि इसका फाउंडर कौन है, HIV को दरियाफ्त करने वाला इसका फाउंडर कौन है? फाउंडर के हवाले से अगर क्वेश्चन आता है तो दोस्तों याद रखिएगा इसके दो फाउंडर्स थे। ठीक है, एक का नाम ल्यूक मोंटेगनर है और दूसरे का नाम फ्रांसियोस इनेसी है। ठीक है, फ्रांसियोस इनेसी। ये दो इसके डिस्कवरर हैं जिन्होंने HIV को आइडेंटिफाई किया था। दोस्तों ये HIV एक वायरस है जो कि क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। इम्यून सिस्टम को ये अफेक्ट करेगी
और अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती है, ये फैल जाती है, शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो HIV से फिर अगली जो इसकी स्टेज होती है, वो HIV से अगली स्टेज फिर आपकी क्या है, एड्स है। ठीक है, HIV से ही एड्स निकलती है। अच्छा, एड्स की फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड है। ठीक है, ए से एक्वायर्ड, बाकी आई और डी से इम्यूनो डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेन सीट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में विमेन सीट्स कितनी हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तान में विमेन सीट जो होती हैं सेनेट में, वो कितनी होती हैं जी? 23। पाकिस्तान के सेनेट में वुमेन सीट्स कितनी होती हैं जी? 23 होती हैं। तो दोस्तों, आज का ये जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस थे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।